उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तराखंड का शहद उपहार स्वरूप भेंट किया। मुलाकात के दौरान प्रदेश के संगठनात्मक मुद्दों और विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इस अवसर पर भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहे। इस बैठक को संगठनात्मक मजबूती और समन्वय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देखिए नितिन नवीन से मुलाकात की तस्वीरें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये महत्वपूर्ण मुलाकात। और देखिए इस दौरान दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। मुख्यमंत्री ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किए, बातचीत यहाँ पर की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान देखिए उनके साथ मौजूद रहे। तो नितिन नवीन से ये खास मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। देखिए उपहार भी भेंट किया, उत्तराखंड के शहद का जो है उपहार यहाँ पर शहद के रूप में दिया गया है नितिन नवीन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। और देखिए खास ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई और इस दौरान उनके साथ देखिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें ये मुलाकात की। चंपावत में आगामी मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से जुड़े कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा, गड्ढा मुक्त मार्ग और संवेदनशील स्थलों के सुधार पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी आवश्यक कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं, ताकि बरसात के दौरान आमजन को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बस्तिया, स्वाला और कोट अमोड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क सुधार के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही नालियों की नियमित सफाई, झाड़ियों का कटान और जल भराव रोकने के उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जुलाहान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है मृतक आकिब अपने भाई के साथ रहता था और नशे का आदी था। बीते दिनों दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। घटना के समय एक भाई घर पर मौजूद नहीं था और जब वह घर वापस लौटा तो उसने आकिब को फंदे पर लटका हुआ देखा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं पड़ोसियों ने भी युवक को नशे का आदी बताया और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटने की बात भी कही। इसका नाम है आकिब उत सलाउद्दीन, लगभग 25 वर्ष का व्यक्ति है, जो कि अभी जेल से भी आया है और मेरे पड़ोस का ही है, मेरे घर से कुछ पास का ही है। तो मुझे ये पता चला है मौके पर कि इसने बैठक के अंदर फांसी लगाई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, दुरुस्ती दिखाई है और उसमें अभी तक जो मामला है वो नशे का ही बनता दिखा है कि स्मैक्ची है और अभी लंबे टाइम जेल में रहने के बाद आया भी है। और बाकी सिर्फ एक जो कारण माना जा रहा है वो संभवतः अभी जो मान रहे हैं एक नशा मान रहे हैं, स्मैक मान रहे हैं, उसी के नशे में इसने। देहरादून जिले के विकास नगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 773 ग्राम अवैध रूप से चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डाक पत्थर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी अपूर्व थापा निवासी विकास नगर को पकड़ा है। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह नशे की पूर्ति के लिए चरस की बिक्री करता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच में जुट गई है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसे चरस की सप्लाई कहां से मिल रही थी। पुलिस का कहना है क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी हाल में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी भूस्खलन ने
भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले नीति मलारी नेशनल हाईवे को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रभावित हुआ है। लाता और सालधार के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने के कारण हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे कि नीति घाटी के 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO लगातार मार्ग खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही पत्थरबाजी और भूस्खलन से राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें, आप देखिए चमोली में भूस्खलन का कहर देखने को मिला है। नीति मलारी हाईवे पर भारी मलबा जो है जमा हो गया है। हालांकि देखिए प्रशासन वहां पर पहुंच गया है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए है सीमा क्षेत्र में। हालांकि देखिए लगातार राहत कार्य जारी है, लेकिन कई सारी चुनौतियाँ भी जो हैं वहाँ पर अधिकारियों कर्मचारियों के सामने हैं। किस तरीके से ये देखिए मलबा पूरा सड़क पर आ गया, हाईवे बंद हो गया है, गाँवों का संपर्क भी जो है वो टूट गया है। नैनीताल में जाम मुक्त यातायात व्यवस्था और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए SP क्राइम ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद्र द्वारा फील्ड निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का जायजा लिया और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। SP ने कहा कि पर्यटन सीजन में सुचारू यातायात व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। हरिद्वार में पुलिस की तत्परता के चलते करीब 5,50,000 रुपए कीमत के खोए हुए मोबाइल उनके मालिकों तक सुरक्षित पहुंचाए गए। मदर्स डे के अवसर पर मोबाइल वापस मिलने से लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। तो वहीं दूसरी ओर अर्धवार्षिक निरीक्षण के तहत SP ग्रामीण ने पथरी थाना क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस जवानों ने शस्त्र ड्रिल अभ्यास भी कराया, जिससे उनकी कार्यकुशलता और तैयारियों की समीक्षा की जा सके। पुलिस की कार्रवाई की लोगों ने सराहना की है। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में साइबर अपराध से जुड़े मामले की जांच के दौरान बड़ा और सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस की साइबर टीम और स्थानीय पुलिस एक संदिग्ध घर पर दबिश देने पहुंची थी, जहां पर साइबर ठगी के तार हरियाणा से जुड़े बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आरोपियों ने भागने की कोशिश की और इस दौरान एक आरोपी ने हरियाणा पुलिस के दरोगा को गाड़ी के बोनट पर घसीट लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दरोगा काफी दूर तक गाड़ी पर लटके रहे और बाद में उन्हें चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। इस घटना में दरोगा घायल हो गए हैं और उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। ये घटना हुई थी जिसमें जिला आशिकी साइबर थाना पुलिस की एक टीम यहाँ पर दबिश देने के लिए आई हुई थी और उनके द्वारा सादे वस्त्रों में और बिना लोकल पुलिस की मदद लिए ही अपराधी का घर, क्योंकि उन्होंने पहले चिन्हित कर रखा था, तो वहाँ पर वो पहुँच गए थे और अपराधी को पकड़ने के प्रयास में थे। इसी दौरान अपराधी के घर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ थी और उसने मौके पर दोस्तों को भी बुला लिया और उसमें से एक गाड़ी में, दोस्तों के में से एक गाड़ी में बैठ के वो भागने की फिराक में था। इसी वक्त जो हरियाणा पुलिस के सहायक निरीक्षक हैं परलीन यादव, वो गाड़ी के सामने आ गए थे, इस वजह से उनको टक्कर भी लगी है तथा कुछ दूरी तक वो घसीटते हुए चले गए। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस तरीके के एलिमेंट्स को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जनपद में कुल 800 म्यूल अकाउंट चिन्हित किए गए हैं, जिनको वेरीफाई किए जाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं और 100 से भी अधिक म्यूल अकाउंट्स ऐसे जिसमें लगातार फ्रिक्वेंटली जो है साइबर क्राइम का जो पैसा है या साइबर फ्रॉड का पैसा है वो आने की सूचनाएं हैं। इसमें से 20 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमे भी पंजीकृत किए हैं और इस तरीके के अपराध जो साइबर फ्रॉड करके या फिर गतिविधियाँ साइबर फ्रॉड में गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ जनपद पुलिस भी काफ़ी सख्त है। उनके खिलाफ
देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौ संरक्षण और गौशालाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि देश भर में भाजपा सरकारें गौ संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उत्तराखंड इस दिशा में सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में जब उन्होंने विभाग संभाला था, तब गौशालाओं में प्रति गाय 5.72 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 80 कर दिया गया है। मंत्री ने दावा किया है कि इतनी सहायता राशि किसी भी अन्य राज्य में नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि राज्य में 70 गौशालाओं का लक्ष्य रखा गया, जिनमें 19 पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केवल गौशालाएं बनाना समाधान नहीं है, बल्कि समाज को भी आगे आना होगा। आगे आकर गौ माता की देखभाल करनी होगी और आवारा पशुओं की समस्या को रोकना होगा। उत्तराखंड सरकार पहली बार पूरे देश की पहली सरकार है जिसने पशुपालन के गौशालाओं के लिए 5.75 से 2022 में हमने शुरुआत करी थी। जब मैंने पहली बार ये मंत्रालय संभाला, हम गौशालाओं के लिए जो हमारे पशु रहते हैं उनकी देखरेख के लिए 5.75 देते थे। आज उसको हमने बढ़ाकर लगभग 80 रुपये किया है, जो पूरे देश में कोई सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार दे रही है। हमने 70 नई गौशालाओं का निराश्रित पशुओं के लिए 70 नई गौशालाओं को बनाने का प्रण लिया है, जिसमें लगभग 19 गौशालाएं हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। मेरा आप सारे चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं, उनके माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन है कि गौशाला बनाना उसका कोई एक सल्यूशन नहीं है। हमने गौ माता को अपनी माता का दर्जा दिया है, तो उसका देखरेख करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आज जितने भी निराश्रित पशु सड़कों पर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ही द्वारा छोड़े जा रहे हैं। जब वो दूध देना कम कर दे रही है या वृद्ध अवस्था में जा रही है या बीमार हो रही है, तो हम ही लोग हैं जो उनको सड़कों पर छोड़ रहे हैं। तो मेरा आप सारे चैनल के माध्यम से यही निवेदन है जनता से कि जिसको हमने माता का दर्जा दिया है, उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा ने चंपावत नाबालिग प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने इसे कांग्रेस की साजिश करार देते हुए कहा कि एक बच्ची को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर षड्यंत्र रचा गया है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश के सभी 19 जिलों में कांग्रेस का पुतला दहन कर प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी और बूथ स्तर तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। रुचि भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के खिलाफ रही है और इस तरह के मामलों से महिलाओं में आक्रोश और बढ़ रहा है। भाजपा महिला मोर्चा ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक आंदोलन की तैयारी की है। महिला मोर्चा उत्तराखंड ने रिटेलिएट करने का पूरा मन बना लिया है और हम लोग भी पूरे 19 के 19 जिलों में पहले तो पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं और उनका ही पुतला दहन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस तरीके का एक बच्ची को टूल किट की तरह यूज करके ऐसा षड्यंत्र रचा, जो कि बिल्कुल गलत है। उस बच्ची की मानसिक स्थिति को आप देखिए, उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखिए। और इसके साथ साथ हम लोग सारे 19 के 19 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, क्योंकि तो मीडिया के माध्यम से हम लोग सब जगह पहुंचे। और इसके साथ साथ हम जन जागरण का एक विशेष सत्र हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारी जो जितनी निचले स्तर तक यानी बूथ स्तर तक की हमारी कमेटीज हैं, वो जगह जगह जाकर अपने बूथों में, अपने मंडलों में इस बात को रखेंगी और कार्यक्रम वहां भी हम लोग इस स्तर पे पुतले का कार्यक्रम करेंगे, जिससे हम कांग्रेस को घेर सकें और उनको ये बताएं कि आप तो वैसे ही महिलाओं के खिलाफ थे और अब ये षड्यंत्र और करके उन्होंने आपने महिला आक्रोश को बढ़ावा। देहरादून में भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अब पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में मिली सफलता के बाद बंगाल मॉडल को अपनाकर चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि माइक्रो मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख संरचना को और अधिक सशक्त किया जाएगा, जिससे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि बंगाल में जीत का आधार कार्यकर्ताओं की मेहनत, छोटी छोटी बैठकों और मजबूत बूथ कमेटी रही है, जिसे उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। इसके तहत मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर नियमित बैठकें होंगी और हर 2 महीने में कोर ग्रुप की बैठक होगी। भाजपा का दावा है कि इसी रणनीति के दम पर 2027 में बड़ी और निर्णायक जीत सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड विजय प्राप्त हुई है, उस विजय के पीछे ये कारण है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने वर्षों से एक लंबे परिश्रम की प्रकाष्ठा को करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर छोटी छोटी बैठकें हों
और हमारे जो बूथ की संरचना है, बूथ कमेटी को बनाने से लेकर बूथ कमेटी के सभी हमारे सदस्यों को सक्रिय करने तक, और यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख की जो संरचना वहाँ पर उन्होंने लागू किया था। निश्चित रूप से उत्तराखंड में हम पहले से भी इसको करते आ रहे हैं। आज हम पश्चिम बंगाल की जीत से और अधिक प्रभावित होकर के हमारी जो पन्ना प्रमुख की संरचना है, उस संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने जो प्रथम सप्ताह है माह का, उसमें मंडलों की बैठकों का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। दूसरे सप्ताह पर हम लोग जिले की बैठकों का आयोजन करेंगे। तीसरे सप्ताह पर माह के हम लोग प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठने का हमने क्रम बनाया है, और इसके साथ साथ प्रत्येक 2 माह में भारतीय जनता पार्टी की एक कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक के माध्यम से जो हमारे मंडल की संरचना है, हमारे जिले की संरचना है और हमारे बूथ की संरचना है, हमारे शक्ति केंद्र की संरचना है, इन सभी को सक्रिय करना और अंततः जिस आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, बूथ के आधार पर, उसको मजबूत करना, ये हमारा प्रयास है। देहरादून रेलवे स्टेशन को अब डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग मशीनें लगाई गई हैं। रेलवे प्रशासन का दावा है कि इन मशीनों से यात्री बिना लंबी कतार में लगे खुद टिकट निकाल सकेंगे, जिससे कि समय की बचत होगी और व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। हालांकि दूसरी ओर इस नई व्यवस्था को लेकर यात्रियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और कम पढ़े लिखे यात्रियों को मशीन चलाने में परेशानी हो रही है। यात्रियों का कहना है टिकट काउंटर पर मौजूद कर्मचारी उन्हें मशीन से टिकट लेने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन इसके संचालन की उचित जानकारी या सहायता नहीं दी जाती है। ऐसे में डिजिटल सुविधा जहां एक और आधुनिकता की ओर कदम है, तो वहीं दूसरी ओर तकनीकी समझ की कमी आम यात्रियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा और चंपावत प्रकरण को लेकर कई गंभीर सवाल अब खड़े कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि राज्य आंदोलन केवल अलग राज्य की मांग नहीं था, बल्कि पहाड़ की अस्मिता, युवाओं के भविष्य और महिलाओं के संघर्ष का आंदोलन था। लेकिन सरकार इसकी मूल भावना स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया राज्य में शराब और खनन माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया तेज करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने चंपावत प्रकरण में पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, पीड़िता के बयान सार्वजनिक करना पॉक्सो एक्ट का सीधा उल्लंघन है और पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है। देखिए, ये पूरी घटनाक्रम दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की भूमिका है वो संदेह के दायरे में है, क्योंकि एक तरफ आप एफआईआर फाइल करते हैं। एफआईआर जब फाइल होती है बलात्कार के केस में, उस वक्त पूरा नरेशन होता है। अब विक्टिम से जो महिला अधिकारी है पुलिस स्टेशन की, वो पूरी जानकारी लेती है। उसके बाद मेडिकल के लिए भेजा जाता है। मेडिकल के बाद जो है 24 आवर्स के भीतर 164A जो अभी BNS हो गया है, उसके तहत उसके मजिस्ट्रेट के सामने जो है बयान दर्ज होते हैं। बयान में वो क्या कह रही है क्या नहीं है, पुलिस की बड़ी असंवेदनशीलता है कि आप आकर के वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, प्रेस को बताने का कार्य कर रहे हैं। यही बात जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में पुलिस का जो पूरा रवैया है उसको लाने का कार्य कर रही है कि पुलिस सरकार के दबाव में है। यही वजह है कि जो घटना हुई, घटना के 8 घंटे तक की एफआईआर भी दर्ज नहीं। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के दौरान मंदाकिनी नदी में प्लास्टिक बोतलें और अन्य कचरा तैरते हुए दिखाई देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। कुछ स्थानों पर यात्रियों और स्थानीय लोगों द्वारा कचरा नदी या पहाड़ियों से नीचे फेंके जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाए हैं। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मंदाकिनी नदी को प्रदूषित करने वाले किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या फिर असामाजिक तत्व के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 400 से अधिक सफाई कर्मी कार्यरत हैं। अब तक लगभग 7 टन प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस कर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा चुका है, जबकि गीले कचरे का नियमित निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के हित में किए जा रहे प्रयास अब प्रभावी रूप से परिणाम दे रहे हैं। राजधानी स्थित गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में
संचालित जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र DDR से दिव्यांग जनों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। यहां उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से दिव्यांग जनों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है और उन्हें समाज में समान अधिकार एवं सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक बुधवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में सुविधा मिल रही है। विभाग के अनुसार वर्ष 2009 में अब तक जिले में 30,739 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1,064 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण भी किया गया है। ये व्यवस्था दिव्यांग जनों के लिए एक सशक्त सहारा बनकर उभर रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर नगरपालिका द्वारा संचालित इको टैक्स बैरियर पर लगाने वाले जाम को लेकर फास्ट टैग सिस्टम लगाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की लगातार शिकायतों के बाद नगरपालिका ने फास्टैग लगाने की संस्तुति तो कर दी है, लेकिन इसे लागू करने में समय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। आरोप है कि यहां पर पर्यटकों से शुल्क तो लिया जा रहा है, लेकिन एग्रीमेंट में शामिल सुविधाएं जैसे कि जानकारी ब्रोशर, मेडिकल सुविधा और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। वहीं पर्यटन सीजन में लगातार जाम लगने से परेशानी भी अब बढ़ गई है। टोल से होने वाली आय और उसके उपयोग को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठ रही है। होटल एसोसिएशन, कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी फास्टैग को राहतकारी कदम बताया है, लेकिन साथ ही टोल व्यवस्था की जांच की भी मांग की गई है।